नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर के आई हूँ, उस कहानी का नाम है आधा कुआं और ये कहानी लिखी है पद्मा सचदेव जी ने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुआं अभी अभी पाट दिया गया है, यह समाचार गांव में फैलते देर नहीं लगी। अभी कुएं में डाली गई मिट्टी एकदम पोली थी। कहीं कहीं पानी ऊपर उछलकर मिट्टी को गीला भी कर गया था। आखिर कुएं का पानी सारा गांव पीता था। थोड़ी सी छटपटाहट तो उसे होनी ही थी। गधे अपनी पीठ पर मिट्टी से लदे हुए बोरे अभी अभी डाल कर गए थे। कुएं में मिट्टी तब तक डाली जाती रहेगी जब तक उसका नामो निशान नहीं मिट जाता। कुएं के किनारे लगा मेहंदी का बड़ा सा बूटा अपनी शाखाएं फैलाए डटा हुआ था। दोनों तरफ से औरतें उसकी पत्तियां लेने आती थीं। कुएं के बंद होते ही दोनों तरफ की औरतों की जबान पर ताले लग गए थे। जिन औरतों को कुएं के पटने का पता नहीं था, वे अपने सिरों पर घड़े, गगरियां, रस्सी, बाल्टी लटकाए स्तब्ध खड़ी थीं। किसी की बगल में बच्चा था, सिर पर बटलोई, कंधे पर रस्सी। किसी के हाथ में आसपास से तोड़ा गया सागर। किसी की उंगली से लगी आंखों में प्रश्न लिए कोई कन्या। दोनों तरफ जुबानों पर ताले लग गए थे। आंखें मुखरित हो गई थीं। कभी दूर से धड़ाम धड़ाम गोलों के फटने की आवाज़ आती। इसे सुनकर कोई भी नहीं डरता था। गोला पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का, ये जान पाना मुश्किल था। तभी गेंद खेलते बच्चे की गेंद कुएं की मिट्टी पर गिरी। लड़का गेंद उठाकर भागने लगा तो गीली मिट्टी से पांव रपट गया। उसकी माँ वहीं खड़ी थी। बच्चे को उठाते हुए उसने दो धौल उसकी पीठ पर जमाकर कहा, मुए, वहाँ पाकिस्तान की तरफ क्या लेने गया था? बच्चा हैरान हो गया। या तो कुआं था, पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया? कल तक तो सब यहीं पानी भरती थी, आज कुआं ही पाट दिया गया, वह भी मिट्टी के साथ। माँ ने उसे बाँह से पकड़कर हिंदुस्तान की तरफ धकेल दिया। औरतें कुएं की तरफ एक हसरत भरी नज़र डालकर अपने अपने घरों को चली गईं। बेरी के दरख्त के नीचे बैठी सोमा को किसी ने अपने साथ आने को नहीं कहा। हो सकता है उसे किसी ने देखा भी ना हो। सोमा घर से एक बड़ी बटलोई लाकर कुएं की जगत पर रख देती। गांव की कोई भी बहू बेटी उसकी बटलोई भरकर उसके घर छोड़ आती थी। जिस बेरी के नीचे सोमा बैठती, वह उगी तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर थी, पर उसकी टहनियाँ पाकिस्तान पर बिछी जाती थीं। जब बेरी फलों से लद जाती तो दोनों मुल्कों के बच्चे अपनी अपनी तरफ के बेर खा लेते। तोते भी इस बात का ध्यान रखते थे। बेरी हर बरस जवान होती थी, पर सोमा अब हर बरस बुढ़ा रही थी। इसी बेरी के नीचे दो बैठने लायक पत्थर थे, एक हिंदुस्तान की तरफ, एक पाकिस्तान की तरफ। यहीं बैठकर रज्जो यानी रजिया और सोमा घंटों बातें किया करती थीं। यह नियम पिछले 50 सालों से चला आ रहा था। सोमा ने अपनी छड़ी से धूल में हिलते हुए कीड़े को टटोला। छड़ी लगते ही वह कीड़ा पाकिस्तान की तरफ भागा। सोमा चिंतित हो उठी, कहीं यह मुआ रज्जो के घर ना चला जाए, लगता तो सांप ही का बच्चा है। आज पहली बार नियम टूटा है, उसके मुए मर्द ने ना आने दिया होगा। मर्दों की कौम होती ही दिल की काली है। सोमा वहीं बैठी रही, अकेली। उसे मिलिट्री वाले भी एक पिलर से ज़्यादा ना समझते थे। उसका दिल कांप रहा था। आंखें दूर पगडंडी पर लगी थीं, जहाँ से रज्जो सिर पर घड़ा रखे या कभी सिर्फ पोते को उंगली से लगाए आया करती थी। नहीं, आज रज्जो नहीं आएगी। मरे कमीनी, मुझे क्या। उसने आंखें बंद की, रील घूमने लगी। सोमा का रंग तब ऊंची उठती आग जैसा था। इस मैदे सिंदूर को अपनी पतली सी ओढ़नी में छुपाए वह कोहनी के सहारे लेटी लेटी पता नहीं क्या सोच रही थी। शायद इस बारे में, जब भागती भीड़ का रेला उसे अकेली छोड़ गया था। भीड़ में गिरी तो उसे पता नहीं किसने घसीटकर कोने में उगी घास के एक टुकड़े पर लिटा दिया था। उसे जब होश आया तो वह इस कैंप में थी। यहीं उसे रजिया भी मिली थी। कई औरतें थीं जो अपने अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार कर रही थीं, पर कोई नहीं आया था। पता नहीं कोई बचा भी या नहीं। तभी भाग कर आती रजिया ने उसके मुंह पर चूल्हे की राख मलकर उसे काला कर दिया था। क्या कर रही हो रज्जो? चुप करके लेटी रह। ऐसा दमकता मुंह क्या अंधेरे में भी किसी की नज़र से बच सकता है? वह कुछ और कहे उसके पहले ही
धड़ धड़ करते हुए लोग कैंप में घुस आए थे। वे सबके मुंह पर टॉर्च की रोशनी डालते। जो भी मुंह दमकता उसे उठाकर दीवार के सहारे खड़ा कर देते। 7-8 औरतों को वे साथ ले गए। सुबह रात भर जलती लालटेन की तरह धुआई हुई ये औरतें लौटकर वहीं आ जाती, मुर्दों में मुर्दा। फिर एक दिन कई ट्रक आकर अपनी अपनी मिल्कियत संभाले हिंदुस्तान व पाकिस्तान को रवाना हो गए। रजिया इस गांव के कैंप में आई तो उसे पता चल गया था कि उसके घर का कोई नहीं बचा है। यह कैंप सरहद के पास था। वहीं एक जुलाहे के साथ उसका निकाह कर दिया गया। जुलाहा खासी उम्र का था पर कुंवारा था। उसने निकाह की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं, पर भला हो बंटवारे का, कुंवारा मरने से बच गया। उसने रजिया को बड़ी इज्जत से स्वीकार किया। सोमा का ब्याह भी सरहद के पार एक रंडुजे दर्जी से हो गया। उसके घर के किसी भी व्यक्ति के जिंदा होने की खबर ना थी। दर्जी को घर से खाना खाने के सिवा कोई मतलब ना था। उसका कहना था, मेरा वंश चलना चाहिए। वंश चलाने के लिए सोमा बुरी ना थी। उसने 4 बेटों को जन्म दिया। दर्जी ने सोचा, 4 मशीनें खरीद दूंगा सालों को, दुकान चमकने लगेगी। पट्टे मुझ पर ही तो जाएंगे। जरा सी हंसी सोमा, कैसे कैसे पाले हैं ये मैंने, पर बाप तो वही है। नई नई शादी हुई थी तो कितनी रीछ करता था। सोमा, दिन के उजाले में कुएं पर ना जाया करो, लोग तुम्हें देखकर नज़र लगा देंगे। सोमा सुबह तारों की रोशनी में उठकर कुएं पर नहाती और पानी भर लाती। कपड़े धोने दर्जी का चेला जाता था। चलो, ये तो आराम ही है। सोमा को कोई एतराज ना होता। और फिर एक दिन मुंह अंधेरे नहाकर जब घर पर पानी ले जाने के लिए उसने गागर कुएं में डाली तो दूसरी तरफ से भी एक बर्तन कुएं में जा गिरा। सोमा का दिल धक से रह गया। इतने अंधेरे में ना आना चाहिए। उसने कड़क कर पूछा, इतनी सुबह पानी भरने आई हो, कौन हो तुम? सोमा ने देख लिया, हाँ, कोई औरत ही है। घड़ा जहाँ था वहीं रुक गया। ऊपर खींचकर उसने जमीन पर रखा और भागकर सोमा के गले लग गई। तब सरहद पर बत्तियां ना थीं। उस औरत ने रोते रोते कहा, मैं हूँ तुम्हारी रज्जो। 1.5 महीना उस कैंप में थी। कभी सोचा भी ना था कि फिर तुम्हें देखूंगी सोमा। नसीब हमें फिर एक जगह ले आया है। मैं सामने वाले गांव में हूँ। इस कुएं का पानी बड़ा मीठा है। कभी कभी यहाँ पानी भरने आती हूँ, पर तुम्हें तो कभी नहीं देखा। मेरा दर्जी उजाले में बाहर नहीं निकलने देता। मुझे नज़र लग जाएगी ना रज्जो। उस दिन मेरे चेहरे पर तुमने राख ना मल दी होती तो पता नहीं ये मुंह कहाँ कहाँ काला होता। हाँ रज्जो, मुंह सिर्फ औरत का ही काला होता है। चलो जाने दो, बड़ा शुक्र है ऊपर वाले का। कैंप में तो लगता था सारी ज़िंदगी वहीं बीत जाएगी। चलो भूल जाओ उन बातों को। कितना अच्छा है, मेरा आदमी दर्जी और तुम्हारा जुलाहा। एक कपड़ा बुनेगा, दूसरा सिएगा। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। जवान हंसी पर सुबह उठने की कोशिश करते परिंदे हड़बड़ी में भागे। रज्जो, वादा करो, रोज आओगी। यहीं बैठकर बातें करेंगे। एक पत्थर बेरी के नीचे पड़ा है, तुम भी एक पत्थर पास में ले आओ, ठीक है? हाँ सोमा, जिंदगी एक दर्जी और जुलाहे के साथ निभ तो सकती है, काटनी मुश्किल है। सुबह खड्डी पर बैठता है तो दिन में खाना खाकर फिर बैठ जाता है। बात करने को तरस जाती हूँ। चलो रज्जो, अब हम इसी बेरी के नीचे बातें किया करेंगे। ज्यों-ज्यों बेरी का दरख्त बड़ा होने लगा, सब इस कुएं को बेरी का कुआं कहते। सबसे ज़्यादा रौनक सुबह और शाम को ही लगती। सुबह दोनों तरफ की औरतें बेरी की टहनियों पर दुपट्टा डालकर नहा लेती, एक दूसरे से चुगली करती। अगर कोई पानी भरने लगती तो वह छपाछप सारे बर्तन भर डालती। देखा देखी दूसरी ओर भी यही होता। होड़ सी लग जाती कि पहले कौन सारे बर्तन भर लेगी। बर्तन भरते रहते, कुआं खाली होता रहता। कुंवारी लड़कियां कपड़ा बदन पर रखकर मल मल कर नहाती और बहुएं पर्दे की ओट में। सबको पवित्र करता कुआं। रजिया ने सोमा को बताया था, मेरा मर्द जुलाहा है, जमीन ढेरी भी है, अच्छी गुजर जाती है, उम्र तो खासी है, पर खटता बहुत है, देखने में बुरा नहीं है। सोमा ने कहा, अरे मेरे दर्जी को तो सब छैला कहते हैं, पर जब हमारे नसीब में आया तो उतना छैला ना था। रजिया ने कहा, चलो जिंदगी कट जाएगी। सिर छुपाने की जगह औरत के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। गोद में क्या है? प्रफुल्लित होकर सोमा ने कहा, बेटा है। और तुम्हारे? शर्माकर रजिया बोली,
जुड़वा हो गए थे। दोनों ठीक हैं। एक तरफ एक लग जाता है, दूसरी तरफ दूसरा। ऊपर के दूध को तो मुंह ही नहीं लगाते। घर में 2 भैंसें भी हैं। हंसकर सोमा ने कहा, पर उन्हें तो गाय का दूध ही पसंद है। चल हट कमीनी, मैं गाय हूँ क्या? दोनों हंस पड़ी। फिर रजिया और सोमा पानी भरने आती तो कितनी देर बातें किया करती। ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े होते गए, कुएं पर उनका बैठने का समय भी बढ़ता गया। अपने अपने इलाके में पत्थरों पर वे दोनों सिर से सिर जोड़े पता नहीं क्या क्या खुसुर फुसुर करती रहती। अब उनके होने पर कोई ध्यान नहीं देता था। 1965 की भारत पाक लड़ाई में दोनों तरफ से गोले भी चले, सिपाही भी मरे और सीमा पर मिलिट्री की गश्त से डर के मारे कुआं वीरान होता गया। आर पार रहने वाले एक दूसरे की माँ बहनों को गाली देते, एक दूसरे की तरफ गए अपने गाय गोरुओं पर सारा गुस्सा निकालते और शाम को उन्हें अपने अपने घर ले जाते। इन गाय भैंसों को लड़ाई का मतलब पता ना था। इसी तरह रजिया और सोमा की समझ में भी ना आता था अब किस चीज़ की लड़ाई थी। मुल्क बांट लिया, अब अपने अपने इलाके में जाकर मरो, लेकिन नहीं, लड़ाई ज़रूर करेंगे। सीमा पर आए दिन गाय गोरुओं को लेकर तो लड़ाई होती ही थी। कभी कभी वहाँ की मुर्गी इस तरफ आ जाती, कभी कोई बंदरी ही नाम मात्र की सीमा लांघ जाती। अक्सर यहाँ की गाय भैंसें चरते चरते वहाँ चली जाती और वहाँ की यहाँ आ जाती। दोनों के पेट भरे रहते। कौन सी घास किस मुल्क की है उन्हें इससे मतलब ना था। जब कोई गाय भैंस गाभिन हो जाती तब भी पता ना चलता कि बच्चा पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का। जब लड़ाई ना होती, लड़ाई करने की कोई खास वजह किसी को दिखाई ना देती। लड़ाई शुरू होते ही एक दूसरे के दुश्मन बने लोग अपनी अपनी गाय भैंसों को अपनी हद में रखने की कोशिश करते। सोमा का बड़ा बेटा फौज में चला गया तो रज्जो का बेटा भी फौज में ड्राइवर हो गया। कुएं पर बैठकर दोनों कहती, क्या कहूँ, कहीं मुए आपस में ही लड़कर ना मर जाएं। रज्जो बड़ी संजीदगी से सोमा के कान में कहती, देखो सोमा, ये सब नंबरदारों की करतूतें हैं, यही लड़वाते हैं मुल्कों को, असली गुनहगार यही हैं। हमने बेटे एक दूसरे के साथ लड़ने को पैदा नहीं किए। सोमा ने बहुत उदास होकर कहा, मैंने बहुत मना किया था। असल में एक कप्तान ने इससे कपड़े सिलवाए थे, उसको इसके सिले कपड़े बहुत पसंद आए थे। इसने उसे कहा था मेरे एक बेटे को सिपाही लगवा दीजिए। उसे याद रहा और जगह निकलने पर इसे लगवा दिया। क्या कहूँ, दम्मों का लोभी है इनका बाप। ये भी मुआ दर्जी की औलाद, अच्छा भला कॉलेज जाता था, फौज में चला गया। मेरे भी दूसरे ने दुकान खोल ली है, उसकी छींटे लेने तो चोरी छिपे हिंदुस्तान से भी औरतें आती हैं। देख रज्जो, एक कमीज का कपड़ा मेरे लिए फड़वा लाना। पिछले साल की एक सुत्थन पड़ी है, उसके साथ कुर्ता नहीं है, मोतिया रंग पर लाल छापा हो तो खूब बनेगी। सोमा, मैं खुद दुकान पर जाकर अपनी पसंद के छाप की कमीज फड़वा लाऊंगी। कुर्ता तो तुम्हें मेरा जीजा खूब फिटिंग वाला सी देगा। दोनों हंसने लगीं। लड़ाई खत्म होने पर वैसे ही एक दूसरी तरफ के लोग मिल जाते थे जैसे दूध और पानी। फिर सब वही जीने के अंदाज शुरू हो जाते। 1965 की लड़ाई में कुएं पर एक बार सन्नाटा छा गया। फौजियों की आवाज़ के डर से कोई पानी भरने न आती। फौजी ट्रकों में पानी लाद लाद कर छावनियों में पहुंचाते रहते। लड़ाई की वजह से आर पार होने वाले सब रिश्तेदारों की शादियां रुक जाती। लड़ाई का झमेला हटते ही पार का फकीरा अपने सगे भाई मोहम्मद के घर बारात ले गया। लड़ाई के बाद यह पहला खुशगवार वाक़या था। वहीं शादी में सोमा और रजिया मिली तो एक दूसरे के गले लग गईं। लड़ाई के बाद दोनों के बच्चे सही सलामत थे। रजिया ने रोते रोते कहा, अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा जंग से जीता जागता लौट आया। शुक्र है रजिया, तेरा भांजा भी सही सलामत वापस लौटा है। मुओं ने इसके पाँव पर गोली चलाई थी, वह तो जानो बूट बड़ा पक्का था, उसी के ऊपर से होकर निकल गई। मैं कल ही पंजपीर में नियाज देकर आई हूँ। पंजपीर हिंदुस्तान में था। रजिया ने कहा, सोमा, मन्नत तो मैंने भी वहीं मानी हुई है। अब किसी दिन गश्त कम होगी तो दे आऊँगी। मुझे जम्मू से ख़रीदारी भी करनी है। पता नहीं रजिया कब लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी, हमारी ज़िंदगी इसी डर में बीत जाएगी। पता नहीं। हाँ, अब हम दादी नानी हो गई हैं, पता नहीं कितने दिन के और हैं। इधर उधर मार कुटाई ना हो तो पता ही नहीं चलता 2 मुल्क हैं। पता तो तब चले जब हम अलग हों। हमारे सुख दुख साझे हैं, हमारी गरीबी एक है।
हम इकट्ठे जवान हुए, इकट्ठे ही बूढ़े हो रहे हैं। तुम्हें क्या बताऊं, अब आंखों से ठीक सुझाई नहीं देता। इतनी बार लड़कों का बाप शहर में आंख वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है, फिर भूल जाता है। उसकी अपनी आंख भी खराब है। आंखें तो हमारी भी खराब हैं। लड़ाई बंद हो तो मैं भी तुम्हारे डॉक्टर के पास ही चलूंगी। सुना है बड़ा सयाना डॉक्टर है। कुछ दिन रुको, फिर इकट्ठे चलेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। रजिया ने घुटनों पर बोझ डालकर उठते हुए कहा। सोमा, नया सत्तू निकला है, तेरे लिए ले आऊँगी। अपने बुढ़े को भी पिला देना। कुएं पर रौनक लगनी फिर शुरू हो गई। कोई नई बहुओं को कुआं पूजने लाती तो सामने वालियों को भी बताशे बांटते। खूब रंगीन हो जाता कुआं। उसका पानी बर्तनों के डूबने से कांपता रहता। कभी कभी कोई बर्तन, किसी की चाबियां कुएं में से सामान निकालने वाले यंत्र पर डालकर निकाले जाते। बर्तनों पर झगड़ा होता। यह पाकिस्तान की बाल्टी है, ये बटलोई हिंदुस्तान की है। पर पानी दोनों में एक रहता, जैसे आसमान दोनों का एक था। उस पर कोई लड़ाई नहीं होती थी। इसके बावजूद सीमा पर छुटपुट वारदातें होती ही रहती थीं। इसका अभ्यास दोनों को था। इस पर कभी कभी बहस भी हो जाती, पर ज़्यादातर इस तरह की बात कोई ना करना चाहता। शाम से सुबह तक खूब चौकसी रहती, तब कुआं सूना सूना पड़ा रहता। फिर सुनने में आया, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बस चल पड़ी है। रजिया ने पत्थर पर बैठते हुए कहा, ए सोमा, यह बस चलने की क्या अफवाह है? यह अफवाह नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बस लेकर पाकिस्तान गए हैं। रास्ता खुल गया है, इसलिए एक बार जाकर कुंजरा वाले में अपना घर देखना चाहती हूँ। अरे सोमा, मेरी तो मुमानी सास वहीं रहती हैं, मैं भी चलूँगी। हम दोनों उन्हीं के घर में रहेंगे। बड़े खानदानी लोग हैं। एक बार मुमानी ने मुझे घी की पीपी भी भेजी थी। जब जुड़वा हुए तो किसी ने बता दिया होगा। चलो अच्छा हुआ, कहीं माँ जाए भी बिछड़ते हैं। अब बेरी के दरख्त के नीचे सिर्फ कुंजरा वाले की बात होती थी। एक दिन सोमा ने शर्माते हुए कहा, कुंजरा वाले में एक हलवाई की दुकान थी, पता नहीं अब है या नहीं। मैं सुबह दही लेने जाती थी तो हलवाई का बेटा मलाई से दोना भर देता था। पता नहीं अब वह कहाँ होगा। रजिया ने कहा, अरे वहीं होगा, जाओगी तो मलाई का दोना लेकर बैठा मिलेगा। रजिया के हाथ पर पंखा मारकर सोमा ने कहा, चल कमीनी कहीं की, शर्म नहीं आती? अरे अब वे दिन कहाँ रहे। हम साथ साथ बड़े हो रहे थे, जिंदगानियाँ बिछी हुई थीं। खाली वहाँ तक पहुँचना ही था कि यह मुआ पाकिस्तान बन गया। मुई गाली तो मत दो, बाकी बंटवारे में तो हमारी रजामंदी ना थी। तुम्हें पूछने कौन सा बाप आया था? हम तो प्रजा हैं, बंटवारे के फैसले तो राजा लोग करते हैं। हमने सरहद पर रहकर हमेशा मार कुटाई ही देखी है सोमा, हर वक्त धड़का लगा रहता है। चलो अब तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, रहना ना मिले तो भी सब अपनी अपनी जन्मभूमि तो देख आएंगे। फिर एक शाम जोर के गोले फटने से कुएं पर जिंदगी थम गई। पानी भरने आई औरतें अपने अपने बर्तन उठाए अपने घरों को भाग गईं। कईयों ने घड़े वहीं पटक दिए और अपने बच्चों को छाती से लगाकर भागीं। रजिया ने उठते हुए कहा, अल्लाह मेरे हबीब को बख्शना। सोमा ने कहा, मेरा मोहन भी मिलिट्री में है, भगवान उसकी रक्षा करना। आसमान की छाती को चीरते जहाज, जमीन की चुप्पी को दो फाड़ करते गोले, बस यही रह गया था। कितने दिन हो गए, कुएं पर कोई नहीं गया। सोमा के बेटे की बुरी खबर आ गई थी। कुआं पूरा भर गया था, उस पर एक बुत्ती सलीब की तरह खड़ी थी। सोमा ने अपनी आंखों को अपने आंचल से पोंछकर उसे देखा, फिर कहा, मेरा मोहन मर गया है, मेरा कुआं भी मर गया है, रजिया का हबीब ही कहाँ बचा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को पद्मा सचदेव जी की यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।